Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. So today's topic is bivariate analysis. Means we are going to analyze two variables. तो इससे प्रीवियस वाले सेशन में हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं और कौन कौन से हम प्लॉट्स बना सकते हैं फॉर आवर बाइवेरिएट एनालिसिस। तो बाइवेरिएट एनालिसिस जैसे कि हमें पता है कि दो वेरिएबल होने चाहिए, उनमें से एक वेरिएबल कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल भी हो सकता है और कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स हम ड्रॉ करते हैं ड्यूरिंग द बाइवेरिएट एनालिसिस। कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल का अगर हम देखें तो हमने एक सैंपल लिया था जो कि हमारे पास था एम्प्लॉय डेटा सेट। उसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सेस पे हमने डिपार्टमेंट का नाम लिया था और वाई एक्सेस पे हमने लेंथ ऑफ सर्विस लिया था और उसका हमने एक बार प्लॉट किया था। तो वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल में अगर कोई रिलेशनशिप फाइंड करना है तो हम स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं बाय यूजिंग टू वेरिएबल्स। तो हमने एक्स एक्सेस पे लेंथ ऑफ सर्विस लिया था और वाई एक्सेस पे डेटा एज ले सकते हैं, तो हम इसमें रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। तो ये ऐसे ग्राफ प्लॉट होता है। अगर इस टाइप का कोई ग्राफ प्लॉट होता है तो ये मुझे एक लीनियर रिलेशनशिप दिखाता है, लेकिन ये कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि हमारी आउटलायर नजर आ रही है, तो हम इनको क्लीन कर सकते हैं, हम इनको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास था कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल। अगर हम करते हैं तो काउंट प्लॉट क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एम्प्लॉय डेटा के अंदर स्टेटस ईयर होता है और स्टेटस होता है। अगर हम इन दोनों के अंदर काउंट प्लॉट को हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास डेटा जो रहेगा वो स्टेटस ईयर मतलब उस कॉलम से आएगा और जो ह्यू सेट करेंगे हम वो हमारा डेटा स्टेटस से आएगा। तो उस डेटा स्टेटस के अंदर हमारे पास दो या तीन वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि डेटा स्टेटस के अंदर हमारे पास एक्टिव या टर्मिनेटेड, ये दो वैल्यू हैं क्योंकि ये कैटेगोरिकल डेटा है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये काउंट प्लॉट मेरा ड्रॉ हो गया। इसके अंदर ये जो ब्लू लाइंस है ये एक्टिव एम्प्लॉयज को दिखा रही है और जो पिंक रेड लाइंस है या मस्टर्ड लाइंस है ये आपको टर्मिनेटेड लोगों की वैल्यूज दिखा रही है। डिफरेंट टाइप्स के हम डेटा को यूज करते हैं। स्कैटर प्लॉट कंटिन्यूअस वर्सेस कंटिन्यूअस के लिए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट या वीआईएफ यूज करते हैं। कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल के लिए काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। और अगर हमारे पास डेटा कैटेगोरिकल वर्सेस कंटिन्यूअस होता है तो हमारे डिपेंड करता है हमारे सैंपल साइज के ऊपर। अगर हमारा सैंपल साइज नंबर एन जो होता है वो सैंपल साइज होता है वो लेस देन 30 है, तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो मेरा सैंपल साइज 30 का होगा और उसके किसी कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस डेटा के ऊपर हमें कोई टेस्ट लगाना है तो हम टी टेस्ट लगा लेंगे। और अगर हमारे पास सैंपल साइज 30 से अबव है तो या तो हम जेड टेस्ट लगाते हैं एंड अनोवा भी लगाते हैं। तो ये हमारे टेस्ट तब लगते हैं जब हमारे पास डेटा साइज ज्यादा हो, मोर देन 30। स्कैटर प्लॉट हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कोरिलेशन एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू आर होता है। वो आर की वैल्यू होती है -1 से लेके +1 तक होती है, जो कि डिपेंड करती है। -1 और +1 दोनों परफेक्ट कोरिलेशन होते हैं, एक नेगेटिव कोरिलेशन और एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। बाकी हमारे पास दो मेथड होते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए। एक पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है और एक स्पियर्समैन कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। तो हम अगर हमारे पास पियर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो हम पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी अदर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे को स्पियर्समैन कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करके चलते हैं कि हम पियर्सन से निकाल। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के बाद हमारे पास आता है वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। तो हमारे को अब ये वीआईएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इट मेजर्स द कोरिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मॉडल। तो ये जो रिग्रेशन मॉडल अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, मशीन लर्निंग में कहीं पढ़ेंगे रिग्रेशन मॉडल, तो वहां पे हमारे को कोरिलेशन निकालने के लिए हमें वीआईएफ निकालना पड़ेगा। लेकिन हम समझ लेते हैं क्या चीज है। Why use VIF rather than pairwise correlation? अब हमारे पास पेयरवाइज कोरिलेशन क्या हुआ? हमारे पास हो सकता है कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमरिक, हमारे पास हो सकता है कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल, हमारे पास हो सकता है कैटेगोरिकल
सॉरी न्यूमरिक वर्सेस न्यूमरिक। तो ये डिफरेंट टाइप के हैं। तो अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे पेयर्स बनते हैं जिनमें हमें कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, तो वो एक लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे को उसके अंदर हमारे को मल्टी कोलिनियरिटी मिल सकती है। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है? इट इज ए कोरिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, ए बी सी, 3 वेरिएबल मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और मेरा y एक ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये y जो है ये a, b और c तीनों पे डिपेंड करता है। अब जब हम इन हमारे को ये पता है कि हमारा जो y की वैल्यू है वो इन तीनों वेरिएबल पे डिपेंड करती है। अब हमें इनको देखना है कि इन तीनों में से क्या ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है किसी भी तरीके से, या ये सारे इंडिपेंडेंट है। अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट है, मतलब I1, I2 और I3 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तब तो हमारे को ये VIF वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं होती, मल्टी कोलिनियरिटी फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कहीं पे भी इन दोनों में आपस रिलेशनशिप आ जाए, या इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप, मतलब A और B में कोई रिलेशनशिप आ जाए, या A और C में कोई रिलेशनशिप आ जाए, या B और C में कोई रिलेशनशिप, मतलब R वैल्यू जो है वो कहीं पे मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनमें मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। और अगर मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है तो हम इस जब तक हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, वी कैन नॉट यूज इट इन एनी रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन मेथड। तो ये हमारे को रिमूव करनी पड़ेगी। कैसे रिमूव करते हैं वो हमारे को देखना पड़ेगा, मेथड है जब, लेकिन ये अभी हम नहीं समझेंगे हमें कैसे रिमूव करनी है। बस अभी हमें ये पता करना है कि VIF नाम की कोई चीज होती है जो कि हमारे को रिमूव करनी होती है, जो हम टेस्ट करा सकते हैं। तो रिग्रेशन जब मॉडल हम पढ़ेंगे तो हम इसको VIF को कैसे रिमूव करना है वो हम प्रॉपर प्रोसेस देखेंगे। नॉर्मल मेथड मैंने आपको बता ही दिया। ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। x2 का भी चेक करा हमने, x2 का x1, ये सारे चारों x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इनको आपस में हमें लगा के देखना पड़ेगा कि क्या x1 जो है x2 x3 x4 पे डिपेंडेंट है, क्या x2 x1 x, मतलब ये सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है। To calculate the VIF, all independent variable become a dependent variable। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये जैसे एक बार x1 को मैंने डिपेंडेंट बना दिया, दूसरी बार मैंने x2 को डिपेंडेंट बना दिया, तीसरी बार x3 को, तो सारे के सारे एक बार डिपेंडेंट वेरिएबल बना के वर्क करना पड़ेगा। Each model produces an R-square value, indicates the percentage of variance in the individual IV set, that is explain the IVs, इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट करता है, आर स्क्वायर वैल्यू दिखाएंगे। VIF कैलकुलेशन यूज दीज आर स्क्वायर वैल्यू। VIF फॉर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू द फॉलोइंग वैल्यू। तो अगर हमारे पास आर स्क्वायर निकल जाए, अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आर वैल्यू अलग है और ये जो स्मॉल आर है ये अलग है। ये स्मॉल आर जो होता है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, और ये कैपिटल आर होता है ये इसको आर आर वैल्यू ही बोलते हैं, इसको आर वैल्यू और आर स्क्वायर वैल्यू, ये दो चीजें होती हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल की जाएंगी। तो VIF निकालने के लिए हमारे को आर स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम इसको निकाल सकते हैं 1/1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका होता है इसको VIF को फाइंड करने, कैसे करना है वो हम देखते हैं। When r square equals to 0, there is no collinearity। अगर r square की वैल्यू 0 आती है, no collinearity because the set of all fours does not explain any of the variability in the remaining 4। Take a look at the equation and notice r square value is equal, both numerator and denominator is equal, that is 1। तो VIF प्रोड्यूस करेंगे 1। तो अगर आपके पास VIF में अगर यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर किसी भी रीजन से आर स्क्वायर की वैल्यू 0 जाती है, तो क्या रखोगे 1 माइनस 1 अपॉन, सॉरी 1/1 माइनस 0, तो क्या बना 1/1। तो ये 1 रिटर्न करेगा। VIF अगर 1 रिटर्न है तो इसका मतलब देर इज नो मल्टी कोलिनियरिटी, हमारा डेटा साफ सुथरा है, हम आगे मूव कर सकते हैं फॉर द फर्दर एनालिसिस। हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन एनालिसिस को फाइंड करने के लिए कोरिलेशन रिग्रेशन जो हम स्मॉल आर देखते हैं उसको
उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज दी जाती है, -1, 0 एंड +1। हम -1 और +1 को हम परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं, 0 को हम नो कोरिलेशन बोलते हैं, 0.25 तक, 0 से लेके 0.25 तक वीक कोरिलेशन कहलाती है, और 25 से मॉडरेट हो जाती है, फिर इसी तरह 50 हो जाती है। मतलब इस टाइप से बहुत सारे, हर किताब में अलग तरीके का एक बैंड बना के दिखाया जाता है -1 से लेके +1 तक की वैल्यू का। तो वो हमारे को देखना होता है कि कैसे वो मतलब मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, ऐसे हम बनाते हैं। मतलब इसको आप इस टाइप से अगर आप नंबर लाइन पे देखना चाहते हो तो ये 0 हो जाएगा, इधर की वैल्यू सारी नेगेटिव्स होती हैं, तो यहाँ पे समझ लो 0.25 है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, किसी दूसरी बुक में अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है ये कुछ और हो आपका, लेकिन मैं इसको ऐसे समझा रही हूँ तो इसको आप ऐसे समझ लो। बाकी अगर किसी और बुक में कुछ और मिलता है तो वो भी ठीक हो सकता है। इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि यही मेथड है। तो अगर आप ये कहोगे तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन टुवर्ड्स है और ये नेगेटिव कोरिलेशन है, तो इसको आप कह दोगे नो कोरिलेशन, इसको कह दोगे वीक कोरिलेशन, यहाँ तक को कह दोगे, मतलब 0.25 से लेकर 0.50 तक के लिए आप कह दोगे मॉडरेट कोरिलेशन, 0.50 से लेके 0.75 तक ये आप कह दोगे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, और 1 तक आते आते आप कह दोगे इसको परफेक्ट कोरिलेशन। ऐसे ही ये सॉरी, ये नेगेटिव वाला साइड आ जाएगा और ये पॉजिटिव वाला साइड, बस इसमें टर्म्स सेम रहेंगी, बस कोरिलेशन का वैल्यू बदल जाएगी, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे हम VIF की वैल्यू को समझते हैं कि कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो VIF स्टार्ट्स एट 1, ठीक है, नो अपर लिमिट, 1 से स्टार्ट होता है। जनरल थंब रूल फॉर इंटरप्रेटिंग VIF इज as follows: a value of 1 indicates that there is no correlation between the given explanatory variable and any other explanatory variable in the model। अगर आपको VIF 1 मिलता है, जैसे कि हमने इससे पहली वाली स्लाइड में भी देखा था, if VIF की वैल्यू 1 है, there is no correlation between independent variables। अगर वैल्यू 1 से लेके 5 तक रेंज करती है तो हम ये बोलेंगे कि मॉडरेट कोरिलेशन है बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की बात ही नहीं कर रहे। तो जब भी कभी VIF हम निकालते हैं तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की निकालते हैं, और इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। 0-1 तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं आपस में, अगर 1 से 5 है तो मॉडरेट कोरिलेशन फाइंड कर रहे हैं हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, और अगर वैल्यू 5 से ज्यादा है तो सीवियर कोरिलेशनशिप फाइंड करी जा रही है। और आपका जो रिग्रेशन मॉडल होगा या आपका जो फर्दर क्लासिफिकेशन मॉडल होगा, अगर आप इसके अंदर इस डेटा को यूज करेंगे तो वो आपको अनरिलायबल रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो इसलिए क्या होता है, हमारे को इस टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दैट, उसके बाद हम आगे एनालिसिस करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल। उसके अंदर काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज करते हैं, विच डिटरमाइंस द एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल। एसोसिएशन अगेन, वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, कोरिलेशन, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एसोसिएशन। कहाँ पे, कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल पे। तो ये जो टेस्ट है वो हमें एसोसिएशन बताएगा। मतलब आपके पास एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है C1 और दूसरा है C2, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे और कितना एसोसिएटेड हैं वो आपको बताएगा। तो उसके लिए हमारे को काई स्क्वायर टेस्ट करना होता है। अगर काई स्क्वायर टेस्ट का रिजल्ट 0 आता है तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है और हमारे पास नो कोरिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। तो हम हमारे स्टैटिस्टिक्स में काई स्क्वायर कैसे काम करता है, क्रॉस टेबुलेशन क्रिएट करनी होती है। मैंने आपको अभी इससे पहले वाले जो सेशन था उसके अंदर भी क्रॉस टेबुलेशन हमने क्रिएट करके देखी थी, जो कि हमें दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बता रहा था। उससे हमें पता चलता है कि हमारे दो जो कैटेगोरिकल डेटा होंगे उनमें कितना रिलेशनशिप है। Or the test of independence assess whether an association exists between the two variables by comparing the observed pattern of the responses in the cell।
कैलकुलेटिंग द काई स्क्वायर को अगर आप कैलकुलेट करते हो, उसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो शोज कंप्लीट डिपेंडेंसी, और अगर वैल्यू 1 आती है तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। यही दो वैल्यूज आपकी आती हैं, या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या फिर इसकी वैल्यू 1 आएगी। और अगर कहीं पे बीच में कहीं आती है तो आप कह सकते हो कि हाँ हाँ इसके अंदर कुछ रिलेशनशिप, कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो आपको एक दूसरे पे एसोसिएशन शो कर रहे हैं। उसके बाद हमारा टी टेस्ट और अनोवा आता है। टी टेस्ट हमारा कहाँ लगता है, जहां पे हमारे पास सैंपल साइज छोटा होता है, अप्रोक्सीमेट लेस देन 30, तब हम टी टेस्ट लगाते हैं। और अनोवा जो होता है वो हमारे पास बहुत सारे डेटा को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वेरिएंस को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। टी टेस्ट सुटेबल फॉर द कंपेयरिंग मीन्स बिटवीन टू ग्रुप्स, while the ANOVA is used for comparing means among 3 or more group। मतलब जैसे अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, एक है आपके पास C1 और एक है C2, अगर आपके पास दो हैं तो आप टी टेस्ट यूज कर लोगे। अगर आपके पास यही तीन हैं, C1 C2 और C3, तो आप इसको अनोवा यूज कर लो। मतलब ये भी अगेन मल्टी कोलिनियरिटी को रिमूव करने के लिए और चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो ये थोड़ा टी टेस्ट का कहानी है। हम अभी इसको प्रैक्टिकली पहले करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.